पहाड़ी गांव में शाम ढल रही थी। बेटा और पिता अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। धूल भरी घुमावदार पहाड़ी सड़क पर उनकी बाइक की धीमी धीमी आवाज अचानक एक बेहद मीठी और भीनी भीनी खुशबू हवा में तैरने लगी। ये इतनी मनमोहक थी कि पल भर के लिए आसपास का हर शोर थम सा गया। जैसे ही वो खुशबू लड़के तक पहुंची, उसने बिना कुछ सोचे समझे झटके से बाइक रोक दी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो किसी सम्मोहन में फंसा हुआ सा लग रहा था। वो बिना एक पल भी रुके पहाड़ी की ढलान पर उस खुशबू की दिशा में तेजी से चढ़ने लगा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा। पिता ने घबराकर आवाज लगाई, लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक दिशा में भागे जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पिता ने उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। बाइक वहीं छोड़कर उसके पीछे भागे। जब वो बेटे के करीब पहुंचे और उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, तो लड़के ने अचानक पलटकर उन पर हमला कर दिया। एक पल में ही उसने अपने ही पिता की जान ले ली। लड़का पहाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर एक अजीबोगरीब जानवर खड़ा था और अपनी लंबी पतली जुबान से लड़के के चेहरे को चाट रही थी। और फिर एक उसने अपने लंबे नुकीले दांत गर्दन में धंसा दिए। उस दिन के बाद से वो लड़का गायब है। गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस को शक है कि लड़के को किसी ने अगवा कर लिया है और उसकी तलाश में पुलिस टीम ने पहाड़ी पर डेरा डाल रखा था। तेज हवा चल रही थी। बादलों से घिरा आसमान और नीचे एक ठंडा रहस्यमय गांव। तभी एक जीप पहाड़ी रास्ते पर रुकी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, हम सबको पता है जो भी इस पहाड़ी पर गया वापस नहीं आया, लेकिन डरना मना है। चलो ऊपर चलते हैं। उसके पीछे 4 पुलिस वाले थे। सबके चेहरे पर डर और जोश का मिला जुला असर दिख रहा था। पहाड़ी की चुनौतियों का सामना करते हुए वो सभी आखिरकार पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके थे। अब तक शाम हो चुकी थी। सब लोग अलाव के पास बैठे खाना बना रहे थे कि तभी अचानक एक पुलिस वाला अजीब तरह से कांपने लगता है और अपने साथी पर हमला करने लगा। एक पुलिस वाला चीखते हुए बोला, बचाओ बचाओ। कुछ ही पलों में सभी पुलिस वाले पागलों की तरह एक दूसरे को मारने लगे। अंत में केवल हीरो बचा। खून से लथपथ, सांसें तेज चल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहां अचानक क्या हो गया। उन लाशों के बीच अब अर्जुन इस पहाड़ी पर अकेला ही बचा था। अगली सुबह अर्जुन एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर से वो एक सुंदर बागीचा दिखा जहां 2 सुंदर लड़कियां बैठी थी। अर्जुन ने कहा, क्या पहाड़ के ऊपर इतना सुंदर बगीचा कहां से आया और ये लड़कियां कौन है? अर्जुन नीचे उतरकर उस जगह को ढूंढने लगा, लेकिन कई घंटों तक यूं ही भटकने के बाद कुछ नहीं मिलता। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ठंड और तेज बारिश से बचने के लिए एक विशाल पेड़ के खोखले तने में चला गया, लेकिन तना अंदर किसी सुरंग की तरह भीतर खुलता चला गया। तने के अंदर चलते हुए अर्जुन को एक दरवाजा मिला। वो उसको खोलता है और वहीं उसे वही सुंदर बागीचा दिखाई देता है। वो अंदर बढ़ा ही था,
तभी एक लड़की ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं? अगर हमारी रानी की तबीयत ठीक कर सको तो तुम्हें बाहर जाने में मदद करूंगी। अर्जुन रानी के पास गया। वो बहुत ज्यादा खांस रही थी। अर्जुन ने उसे देखा, फिर कहा, लगता है आपको एलर्जी है, ये दवा लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दवा ने अपना असर दिखाया और रानी की सांसें सामान्य हो गई। तभी उसकी दासी पास आकर बोली, मेरा नाम वयंती है और ये हमारी रानी राय प्रवीण अप्सराएं हैं, लेकिन काल रक्त ने हमें कैद कर लिया है और वो हम दोनों के साथ जबरदस्ती अपनी मनमानी करता है। हमें उस राक्षस से मुक्ति दो नौजवान। अर्जुन ने कहा, लेकिन कैसे और उसे मारा कैसे जा सकता है? दासी ने बताया, यही पहाड़ी के ऊपर उसकी आत्मा एक पेड़ में छुपी है, लेकिन कौन सा पेड़ ये हमें भी नहीं पता। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रानी एक चमकता हुआ गिलास लेकर आई और बोली, इसे पी लो नौजवान, ये तुम्हें बलशाली बना देगा। अर्जुन ने उसे पी लिया, लेकिन उसे कोई खास असर महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो दोनों को लेकर बाहर निकलने लगा। तभी उसके सामने ट्रांसपेरेंट दरवाजा आ गया। अर्जुन ने उस ट्रांसपेरेंट दरवाजे को देखते हुए कहा, यह रास्ता क्यों बंद हो गया? वयंती ने कहा, तुम कोशिश करो, जोर लगाओ। अर्जुन दौड़कर दरवाजे से टकरा गया। उसके टकराने की वजह से चटक कर टूट गया। ये देखकर राय प्रवीण और वयंती खुश हो गई। जैसे वो तीनों पेड़ के तने से बाहर निकले, बादलों में बिजली चमक उठी। एक डरावना ड्रैकुला काल रक्त बादलों से उड़ता हुआ उनके ऊपर मंडराने लगा। काल रक्त ने गुस्से से कहा, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने रानी पर हमला कर दिया। तभी अर्जुन बीच में आ गया। उन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। काल रक्त ने अर्जुन को एक जोरदार किक मारी और वो हवा में लहराता हुआ एक पेड़ से टकरा गया। लेकिन पेड़ से टकराने की वजह से जितना दर्द अर्जुन को हुआ, उससे कहीं ज्यादा दर्द काल रक्त को हुआ। अर्जुन ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, कहीं इसी पेड़ में तो इसकी आत्मा नहीं है? अचानक न जाने अर्जुन में शक्ति कहां से आ गई। उसने उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जमीन कांपने लगी, हवा तेज चलने लगी और काल रक्त दर्द से चीखने लगा। काल रक्त ने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं, रुको। लेकिन अर्जुन पूरी ताकत लगाकर बड़े से पेड़ को उखाड़ दिया। पेड़ के उखड़ते ही काल रक्त पागल सा हो गया और चीखते हुए उड़ने लगा। लेकिन जाते जाते धमकी देते हुए बोला, मैं लौटूंगा और तुझे निगल जाऊंगा। काल रक्त के वहां से जाते ही अचानक खूबसूरत रानी और दासी बूढ़ी औरतों में बदल गई और धुएं में लिपटी हुई वे मुस्कुराते रानी धीरे से बोली, हमने सैकड़ों सालों से ये दिन देखा नहीं था। दासी ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये पत्थर रखो, जब काल रक्त लौटेगा ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे ही अर्जुन ने उनके हाथ से पत्थर लिया, वो दोनों धुआं बनकर गायब हो गई। उनके गायब होते ही पहाड़ी का मौसम अचानक खुशनुमा हो गया। पेड़ पौधे झूमने लगे और हवा में आजादी की खुशबू तैरने लगी। दूसरी तरफ एक वीरान खंडहर में अंधेरे में काल रक्त अकेला खड़ा है। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही है। काल रक्त गुस्से में बोला, तू जीत नहीं पाया इंसान, अगली बार मैं तुझे मिटा दूंगा, ये कसम है मेरी।
कहानी का अगला भाग और भी खतरनाक होने वाला है। क्या अर्जुन दोबारा काल रक्त का सामना करेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए रहिए तैयार। बनारस के घाट में आधी रात के समय गंगा नदी की तेज लहरों के किनारे एक 16 साल का लड़का जलती हुई चिताओं के बीच लेटा हुआ था। उसी लड़के के पास ही एक दुबला पतला अघोरी भी लेटा हुआ था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी साधन में लीन हो। तभी एक चिता से तेज लपट उठी। उस चिता की लपट में एक शांत मुद्रा में बैठे बनारस के बहुत प्रसिद्ध अघोर संत महंत बम लहरी दास की छवि उठ रही थी। वो छवि उन दोनों को आशीर्वाद की मुद्रा के साथ लपटों में दिख रही थी। कुछ देर यूं ही पड़े रहने के बाद लड़का और अघोरी अपनी साधना से उठ जाते हैं। लड़का अघोरी को प्रणाम करता है और वहां से जाने की आज्ञा मांगता है। बेटा, आज से तेरी दीक्षा पूरी हुई। मुझे जितनी भी विद्याएं आती थी वो सब मैंने तुझे सिखा दी। अब तू जा, मेरा काम भी खत्म हुआ। ऐसा कहते हुए अघोरी ने अपनी एक छोटी सी पोटली उस लड़के जिसका नाम अश्विन था उसकी ओर बढ़ा दी। अश्विन ने पोटली अपने पास रख ली। अश्विन, आज तू मेरी दक्षिणा लाना भूल गया क्या? नहीं बाबा, भला आज तक ऐसा हुआ है क्या? यह कहते हुए अश्विन ने अपने झोले से बाबा के लिए खाना और एक शराब की बोतल निकाली। बाबा ने शराब की बोतल खोली और एक ही सांस में पूरी बोतल डकार गया। एक लंबी डकार लेने के बाद बाबा ने कहा, अब तू जा यहाँ से। लड़का तेजी से भागता हुआ अपने घर चला जाता है। इंग्लैंड के एक बहुत ही खूबसूरत समंदर के किनारे शांतनु अपनी पत्नी नंदिनी के साथ घूम रहा था। लंदन के एक छोटे से टाउन सेंट मैरी आइलैंड में वो दोनों छुट्टियां बिताने गए थे। उनकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। इस आइलैंड की आबादी बहुत ही कम थी। इस जगह की साफ सफाई और यहाँ की खूबसूरती ऐसी थी मानो ये धरती पर ही बसा स्वर्ग हो। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, लगता है यहाँ से वापस ही ना जाऊं। तुम ठीक कहती हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा। नंदिनी प्यार से शांतनु के गले लगते हुए उसे चूम लेती है। रात में नंदिनी और शांतनु समंदर किनारे बनी एक कॉटेज के अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उनकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। शांतनु खिड़की पर हो रही आवाज के कारण उठा। उसने देखा कि एक पागल से दिखने वाली औरत वहां खड़ी थी। शांतनु खिड़की के पास गया और खिड़की को खोला और उस औरत से शांतनु ने कहा, Who are you and what do you want? उस औरत ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, This village is haunted. You both should leave from here as soon as possible. और ये कहते हुए वो औरत वहां से भाग जाती है। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, जिस वजह से शांतनु को उस औरत की बातें कुछ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। नंदिनी ने शांतनु से कहा, कौन था? कोई पागल औरत थी, पता नहीं कुछ बड़बड़ा रही थी, कुछ समझ नहीं आया, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। नंदिनी और शांतनु दोनों बाहर घूमने के लिए कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी गैलरी में नंदिनी को एक बहुत प्यारी हेयर पिन पड़ी मिली। नंदिनी ने उस पिन को उठाते हुए कहा, ये हेयर पिन कितनी खूबसूरत है, किसकी हो सकती है? नंदिनी ने पहले तो इधर उधर देखा। जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तब नंदिनी ने उस हेयर पिन को अपने पास रख लिया और घूमने के लिए निकल गई। समंदर किनारे घूमते हुए अचानक नंदिनी की नजर अपनी परछाई पर पड़ी। उसने देखा कि नंदिनी ने शांतनु का हाथ पकड़ रखा था। तभी नंदिनी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो बहुत डर गई। उसने देखा कि उनकी परछाई के साथ किसी तीसरी इंसान की भी परछाई बन रही थी। नंदिनी ने देखा कि वो तीसरी परछाई नंदिनी का हाथ थामे चल रही थी। यह देखकर नंदिनी बहुत घबरा गई। नंदिनी ने शांतनु से कहा, शांतनु, ये देखो। क्या हुआ? इससे पहले नंदिनी कुछ बता पाती, वह तीसरी परछाई अचानक गायब हो गई। शांतनु, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलो वापस चले। कुछ देर बाद वो दोनों वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। आज शाम शांतनु को एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने घर पर पार्टी में इनवाइट किया था। एक शानदार विला जो पूरी तरह रोशनी से नहाया हुआ था। पार्टी में इंग्लिश संगीत की धुन बज रही थी। विला के अंदर हॉल में एक शानदार पार्टी चल रही थी। मेहमान आपस में गर्मजोशी से मिल रहे थे। उनके बीच होने वाली बातचीत धीमे बजे संगीत के बीच घुल रही थी। शांतनु और नंदिनी विला में आते हैं
अंग्रेज अधिकारी जॉन रिगार्ड ने उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद वो उन्हें खूबसूरत ढंग से सजे बहुत बड़े हॉल में ले जाता है, जहां पार्टी अपने जोरों पर चल रही थी। शांतनु मुस्कुराते हुए कहता है, कितनी ग्रेट पार्टी है नंदिनी, यहाँ की सजावट तो देखो। नंदिनी ने घबराहट भरे लहजे में कहा, हाँ ये बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शांतनु यहाँ घुटन सी हो रही है। नंदिनी, आज मैं किसी तरह का तमाशा नहीं चाहता। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? जब भी मैं थोड़ा खुश होता हूँ तुम्हारा कोई ना कोई ड्रामा शुरू हो जाता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ एक दिन भी सुकून से नहीं रहा। नंदिनी को शांतनु की बातों ने डरा दिया। उसे ना चाहते हुए भी पार्टी में रुकना पड़ा। थोड़ी ही देर में धीमी म्यूजिक ने बजना शुरू किया और देखते ही देखते हॉल में सोशल डांस शुरू हो गया। नंदिनी भी ना चाहते हुए केवल शांतनु की खुशी के खातिर डांस कर रही थी। उसके भी पार्टनर बदल रहे थे। डांस के दौरान ही नंदिनी के पास एक बहुत ही हैंडसम अंग्रेज ने आकर उसे थाम लिया। उस अंग्रेज के हाथ लगाते ही नंदिनी के जिस्म में ना जाने अचानक एक सरसरी फैल गई। नंदिनी उसकी नीली आंखों में खोती जा रही थी। नंदिनी उसके साथ डांस में इतना खो चुकी थी कि उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। नंदिनी उस अंग्रेज की बाहों में इस तरह खोई हुई थी कि नंदिनी को उसके सिवाय इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी शांतनु ने नंदिनी को रोकते हुए कहा, नंदिनी, ये तुम कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? नंदिनी को शांतनु की बातों ने होश में लाया। नंदिनी ने देखा कि वो पार्टी में खड़े लोगों के बीच अकेले ही डांस कर रही थी। नंदिनी यह देखकर बहुत घबरा जाती है। वो पागलों की तरह उस इंसान को ढूंढती है जिसके साथ वो अभी डांस कर रही थी, लेकिन वो नंदिनी को कहीं दिखाई नहीं देता। वहां मौजूद सभी लोग नंदिनी के बारे में बातें कर रहे थे। नंदिनी ने सभी से माफी मांगी और शांतनु से कहा, शांतनु, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज चलो यहाँ से। शांतनु पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन नंदिनी की खातिर वो पार्टी अधूरी छोड़कर अपने होटल में आ जाता है। पार्टी अधूरी छोड़ने की वजह और नंदिनी के पागलों की तरह बिहेव के कारण शांतनु का मूड खराब था। उसने आज ज्यादा शराब पी रखी थी। वह बिस्तर पर आकर सीधे सो जाता है। आधी रात के वक्त नंदिनी को अचानक तेज बुखार आ जाता है। वह बुखार से तप रही थी। तभी रात के 1 बजे अचानक कमरे के पर्दे उड़ने लगे और चारों ओर कोहरा सा छा गया। नंदिनी ने अपने सपनों में खुद को पार्टी में वापस पाया। भीड़ के बीच से गुजर रही थी कि तभी किसी ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। नंदिनी पलटी। उसने देखा कि यह वही इंसान था जो उसके साथ पार्टी में डांस कर रहा था। उसने नंदिनी को अपना नाम हेनरी बताया और फिर वो नंदिनी के साथ डांस करने लगा। हेनरी की आंखों में गजब की कशिश थी। ना चाहते हुए भी नंदिनी चुंबक की तरह उसकी ओर खींची चली जा रही थी। हेनरी के साथ नंदिनी ने जिस गर्मजोशी और खुशी को महसूस किया वो एक नशे से कम नहीं थी। उसके तन बदन में जिस भावना की लहर उठ रही थी वो उसे बयान नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल में हकीकत और सपनों के बीच की सारी सीमाएं धुंधली हो गई थी। नंदिनी चरम सुख पा रही थी जिसके लिए ना जाने वो कब से तरस रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ नंदिनी की नींद खुली। नंदिनी आज खुद को काफी तरोताजा महसूस कर रही थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब रोज नंदिनी के सपनों में हेनरी का आना और उसके साथ नंदिनी का घूमना फिरना, खाना पीना और मस्ती करने के साथ ही बिताए गए खुशी के हर पल नंदिनी की दुनिया बन चुके थे। हेनरी और नंदिनी का प्यार अब गहरा हो चुका था। नंदिनी ज्यादातर खोई खोई सी रहने लगी थी। नंदिनी की मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी मानो वो वर्चुअल दुनिया में अपनी दूसरी जिंदगी किसी और के साथ जी रही हो। लंबी छुट्टी के बाद शांतनु और नंदिनी वापस अपने घर आ चुके थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन शांतनु के पिता सुबोध बनर्जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। उनके पास ही जमीन पर बैठी उनकी पत्नी दुर्गा उनके लिए पान बना रही थी। सुबोध बनर्जी की पत्नी दुर्गा ने कहा, आपने कुछ देखा? नंदिनी जब से वापस लौटी है गुमसुम सी रहती है। पहले तो खूब बातें करती थी, लेकिन अब उसे हर वक्त सोने की जल्दी लगी रहती है। अरे तुम यूं ही घबरा रही हो। लंदन तुम्हारे मायके जितना पास नहीं है जो पैदल ही चले गए। काफी लंबा सफर था, थकान होगी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। रात के समय बंगाल विभाजन के बढ़ते विरोध के चलते शांतनु की ड्यूटी बॉर्डर की सुरक्षा
और आंदोलन को दबाने के लिए लगी हुई थी, जिस वजह से वो घर से पिछले 3 दिनों से बाहर था। दरअसल बंगाल के बंटवारे के बाद पश्चिम बंगाल के कुछ किसान पूर्वी बंगाल की ओर जाने की जिद कर रहे थे, जिनकी जमीनें बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल में जा चुकी थी। अंग्रेजी सेना और बंगाली किसानों के बीच हुई इस खूनी झड़प में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। इस घटना का नतीजा ये हुआ कि अब किसानों को पूर्वी बंगाल में जाने पर पूरी मनाही हो गई और अब वहां दिन रात पुलिस का पहरा रहने लगा था। इधर घर पर नंदिनी रात के समय अपने कमरे में सो रही थी। कुछ देर बाद सपनों में हेनरी आता है। हेनरी के आते ही नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हेनरी ने हाथ बढ़ाया, उनके हाथ एक दूसरे से जुड़ गए और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रात में शांतनु की मां नंदिनी के कमरे के पास से गुजर रही थी कि तभी उन्हें नंदिनी के कमरे से नंदिनी की अजीब सी कराहने की आवाज और उसकी उठ रही सिसकियां सुनाई देती है। दुर्गा के कदमों को नंदिनी के कमरे से आ रही आवाज ने रोक दिया। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कुछ देर तक नंदिनी की आवाजें आती रही और फिर एक लंबी आह के साथ सब कुछ शांत हो गया। दुर्गा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। सुबह का समय। आज शांतनु कई दिनों के बाद घर वापस आया था। शांतनु जमीन पर बैठा खाना खा रहा था। उसकी मां दुर्गा उसके पास ही बैठी थी और नंदिनी उसे खाना परोस रही थी। दुर्गा ने शांतनु से कहा, शांतनु, तेरे और नंदिनी के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? शांतनु ने खाने का निवाला निगलते हुए कहा, हाँ माँ, क्यों, कोई बात हुई है क्या? शांतनु बेटा, नंदिनी की नई शादी हुई है। उसे भी अपने पति के साथ वक्त बिताने का मन करता होगा और तू है कि हरदम बस काम में ही व्यस्त रहता है। माँ, तुम तो जानती हो इस वक्त हालात कैसे हैं। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। हे दुर्गा माए कखोन तो के बुद्धि होबे। तू एकटा काज कर, आमा की दादी बना दे। आमी तो के आर किच्छू बोलबे ना। माँ, तुम भी ना बस रट लगा देती हो। मैं जा रहा हूँ। झुंझलाता हुआ शांतनु हाथ धोने चला जाता है। बनारस की तंग गलियों के बीच पंडित पुरुषोत्तम शर्मा अपने मकान में अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। क्या करूं इस लड़के का मैं? ये मेरी बात क्यों नहीं मानता? अघोरियों की साधना छोटे बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन ना जाने उस अघोरी ने कौन सी घुट्टी इसे पिला रखी है। ये किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पुरुषोत्तम शर्मा बड़बड़ा ही रहे थे कि तभी अश्विन घर आता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि उस अघोरी का पीछा छोड़ दे, लेकिन तू है कि अपने पिता की बात नहीं मानता। अश्विन ने अपने पिता को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, पिताजी आप गुस्सा मत करिए, लीजिए ये पानी पीजिए। पिताजी आप दीदी की चिंता मत कीजिए, आज के बाद उसे कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहते हुए अश्विन अपने कमरे में चला जाता है। अश्विन ने अपने कमरे में एक फर्श पर बने चक्र के बीच बैठा हुआ था। उसने आटे को गूंथकर एक पुतले को बनाया हुआ था। कुछ मंत्र पढ़ते हुए अश्विन उस पुतले को कभी मारता तो कभी उसके हाथ मरोड़ता तो कभी उसे जलाता। ऐसा करते हुए अश्विन को रात हो गई। रात के 9 बजे अश्विन ने एक तिनका उठाया और उस पुतले के सिर पर घुमाते हुए कहा, अगर दोबारा तूने कभी भी सावित्री को मारा या उसके माता पिता को भला बुरा कहा तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अश्विन ने उस पुतले के कान में फिर कहा, तो कल सुबह जाकर अपनी पत्नी सावित्री के सामने उसके माता पिता के घर जाकर उनसे माफी मांगेगा। इधर अश्विन का जीजा जो बनारस में ही रहता था, उसे आज सुबह से ही शरीर में तेज दर्द और पीड़ा हो रही थी। बहुत इलाज कराने के बावजूद उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। पूरा दिन दर्द और पीड़ा से कराहते हुए बीता। कुछ पल सुकून के बीते ही थे कि अचानक रात में सोते उसके कानों में अश्विन की कही बातें गूंजी और उसके बाद से उसकी तकलीफ अपने आप कम हो गई। इधर अश्विन रात के समय अपने कमरे से बाहर निकला। उसने अपनी माँ से मुस्कुराते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया है। अब जीजा जी दीदी को कभी परेशान नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद अश्विन ने कहा, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अगले दिन सुबह सुबह कोई अश्विन के घर का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। अश्विन के पिताजी ने दरवाजा खोला ही था कि तभी उनके कदमों में उनका दामाद लेट गया। उसने रोते हुए बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने सावित्री को बहुत दुख दिया है। पिताजी मैं अपने कुकर्मों की माफी मांगने आया हूँ। आज के बाद मैं कभी भी सावित्री को सताने की भूल नहीं करूँगा। ये बात सुनकर अश्विन की माँ अश्विन की ओर अचरज भरी निगाहों से देखती है।
अश्विन आंगन में खड़ा अपने जीजा जी को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका जीजा अश्विन को संदेह भरी निगाहों से देख रहा था। अश्विन माँ से कहता है, माँ, जीजा जी की अक्ल ठिकाने आ गई। ये कहता हुआ वो हंसने लगता है। कुछ देर बाद अश्विन बनारस की तंग गलियों से भागता हुआ जल रही चिताओं को पार करता हुआ गंगा नदी के घाट पर पहुंचता है। घाट पर अघोरियों की भीड़ जमा थी। अश्विन उनके बीच से होता हुआ आगे बढ़ता है और देखता है उसके गुरु अघोरी मरे पड़े हैं। वो अपने गुरु को देखकर बहुत उदास होता है और उन्हें प्रणाम करता है। रात का समय, शांतनु अपने घर पर नंदिनी के साथ कमरे में लेटा हुआ था। नंदिनी, तुम्हें पता है आज माँ मुझसे कह रही थी कि उन्हें मैं जल्दी से दादी बना दूं। नंदिनी शांत लेटी रही। उसने शांतनु की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शांतनु ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, लेकिन नंदिनी ने शांतनु का हाथ एक और करते हुए कहा, शांतनु, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सोने दीजिए। आओ, मैं तुम्हारी तबीयत ठीक कर देता हूँ। शांतनु ने नंदिनी को गले लगा लिया। आधी रात के करीब उनके कमरे के पर्दे एक बार फिर उड़ने लगे। नंदिनी सपनों में थी, लेकिन आज हेनरी उससे बातें नहीं कर रहा था। इस वक्त लंदन के एक खूबसूरत पार्क में हेनरी नंदिनी से दूर एक बेंच पर काफी गुस्से में बैठा हुआ था। हेनरी को शांतनु का नंदिनी के करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नंदिनी ने देखा कि हेनरी तेजी से उठा और वहां से जाने लगा। तभी नंदिनी ने उसे रोकने के लिए आवाज दी। नंदिनी की आवाज सुनकर हेनरी नंदिनी की ओर पलटा, लेकिन ये क्या? इस वक्त हेनरी का चेहरा बहुत भयानक और डरावना हो चुका था। वो किसी शैतान की तरह लग रहा था। नंदिनी हेनरी का भयानक चेहरा देखकर डर गई और उसकी एक झटके में नींद खुल गई। नंदिनी अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने माथे पर उभर आए पसीने को पोंछा। कमरे के पर्दे अचानक फड़फड़ाने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। नंदिनी ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली, लेकिन कमरे की भयानक हलचल ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया था। काफी देर तक नंदिनी ख्यालों में खोई रही। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह शांतनु का शरीर तेज बुखार से जल रहा था। नंदिनी ने दुर्गा से कहा, माँ जी, शांतनु को तेज बुखार है, आप डॉक्टर को बुला लीजिए। दुर्गा ने तुरंत नौकर को भेजकर डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने शांतनु को कुछ दवा दी, जिसे खाने के बाद वो सो गया। शांतनु ने खुद को समुद्र के किनारे खड़ा पाया। इससे पहले कि शांतनु अपने पास की जगह को समझ पाता, उसके सिर के पिछले हिस्से में अचानक अंधा कर देने वाला दर्द हुआ। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे समुद्र के किनारे की गीली रेत खिसक रही थी और वो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। शांतनु पलटा। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही डरावने चेहरे वाला इंसान था। उसके पहनावे से वो अंग्रेज लग रहा था। भूत ने उस पर फिर हमला किया। छड़ी हवा में सीटी बाजा बजाती हुई शांतनु के कानों के बहुत करीब से गुजर गई। शांतनु भी उस भूत से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका हर मुक्का उस शैतान के शरीर से ऐसे गुजर रहा था मानो जैसे वो धुएं को मारने की कोशिश कर रहा हो। एक भारी गुर्राहट के साथ भूत ने शांतनु के तखने को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फीली और काफी मजबूत थी। शांतनु ने लात मारी और उस शैतान की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस शैतान की पकड़ से छूट ना सका। तभी शांतनु ने देखा कि उस शैतान ने अपना जबड़ा अचानक बहुत बड़ा कर लिया और उसके मुंह में नुकीली दांतों की कतारें दिखाई दी। तभी उसने एक तेज भयानक शोर के साथ शांतनु के पैर में अपने दांत गड़ा दिए। शांतनु के शरीर में पीड़ा फैल गई। वो चीखा। जलते हुए दर्द ने उसे झकझोर कर जगा दिया। उसकी चीख उसके बेडरूम में गूंज रही थी। शांतनु की चीख सुनकर दुर्गा और नंदिनी शांतनु के पास आए। इस वक्त शांतनु काफी डरा हुआ था। दुर्गा ने शांतनु से डरने की वजह पूछी। शांतनु ने अपनी माँ को सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। शांतनु की बात सुनकर नंदिनी बहुत घबरा चुकी थी। शांतनु ने जो हुलिया उस शैतान का बताया था, वो हुलिया हूबहू हेनरी की तरह था, जिसे आखिरी बार नंदिनी ने अपने सपने में देखा था। दुर्गा ने शांतनु से कहा, बेटा, ये सपना था, डरने की कोई बात नहीं। शांतनु को एक बार फिर आराम करने के लिए छोड़कर दुर्गा कमरे से बाहर निकल गई। दुर्गा के जाते ही नंदिनी ने शांतनु के पैर को देखा।
जहां काटने का ताजा निशान बना हुआ था। नंदिनी ने खुद से कहा, इसका मतलब शांतनु सच कह रहे हैं। हेनरी ने मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे हेनरी को ऐसा करने से रोकना होगा। अब नंदिनी को भी समझ आ चुका था कि वो हेनरी के वश में थी। वो शांतनु को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने रात में हेनरी को रोकने का फैसला किया। रात का समय नंदिनी हेनरी से मुलाकात की आश में जल्दी सो गई, लेकिन हेनरी उसके सपनों से पूरी तरह गायब हो चुका था। इधर शांतनु भी नींद में सपने देख रहा था। उसने देखा कि उसे बंगाल बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए लोगों की भीड़ ने घेर लिया है और वो सभी उसे मारने के लिए बेताब हैं। तभी उस भीड़ के बीच से हेनरी का भूत अपना भयानक चेहरा लिए बाहर निकला और बिना देरी किए वो शांतनु को बुरी तरह मारने लगा। शांतनु को उसने मारकर अधमरा कर दिया था। हेनरी उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर टपकाने ही वाला था कि तभी एक तेज आवाज ने शांतनु की नींद तोड़ दी। नंदिनी ने शांतनु को जगाते हुए कहा, शांतनु उठिए, आंखें खोलिए। शांतनु ने अपनी आंखें खोली। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। नंदिनी ने देखा कि शांतनु के शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। शांतनु को गले लगाते हुए नंदिनी ने कहा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरे दिन बनारस में अपने पिता चंद्रकिशोर को नंदिनी ने फोन लगाया और शांतनु के साथ हो रही पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, पिताजी कुछ करिए, शांतनु की जान खतरे में है। नंदिनी बेटा, तो चिंता मत कर, मैं आज ही गोवर्धन जी के पास जाता हूँ। उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। शांतनु को कुछ नहीं होगा बेटा। कुछ देर के बाद नंदिनी के पिता चंद्रकिशोर गोवर्धन जी के पास जाते हैं और सारी समस्या के बारे में उन्हें बताते हैं। चंद्रकिशोर जी, आपने तो बहुत ही अजीब समस्या बताई है, लेकिन मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। मैं आपको यह अभिमंत्रित कंठमाला देता हूँ, इसे जाकर शांतनु को पहना दीजिए। वह बुरी शक्ति शांतनु का फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पंडित जी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे आंखों से कम दिखाई देता है और नंदिनी मेरी इकलौती बेटी है। अगर हो सके तो आप अश्विन को नंदिनी के ससुराल भेज दीजिए। मैं अश्विन की यात्रा का पूरा खर्चा देने के साथ 200 रुपये अश्विन को इनाम के तौर पर दूंगा। अश्विन उन दोनों की बातें छिपकर सुन रहा था। उसे उनकी बातें बहुत रोमांचित कर रही थी। वो सारा माजरा अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही जाने की हाँ कर दी। रात का समय ठंड के मौसम के बीच पूर्वी बंगाल के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर अश्विन एक बेंच पर अकेला बैठा हुआ था। अश्विन खुद से कहता है, एक तो यहाँ काफ़ी ठंड है और दूसरी ट्रेन आए 1 घंटे हो गए। चंद्रकिशोर चाचा ने तो कहा था कि मुझे लेने घोड़ा गाड़ी रेलवे स्टेशन आएगी, लेकिन यहाँ ना तो घोड़ा है ना गाड़ी। अश्विन रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा हुआ अपने विचारों में खोया हुआ था। गहराती रात के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी किसी ने अश्विन को आवाज देते हुए कहा, क्या आप ही अश्विन जी हैं? क्या आप ही बनारस से आए हैं? अश्विन ने पलटकर देखा। एक कमाल की खूबसूरत औरत उसके सामने खड़ी थी। वह अश्विन से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती की एक झलक ने ही किशोर अश्विन के मन में कब्जा कर लिया था। क्या आप नंदिनी हैं? नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया और अश्विन को साथ चलने के लिए कहा। बग्घी में वो दोनों पीछे साथ ही बैठे थे। नंदिनी का स्पर्श अश्विन को बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अश्विन ने घर पहुंचते ही पूजा अर्चना की और उसके बाद शांतनु के गले में उस अभिमंत्रित माला को पहना दिया। माला को पहनने के बाद से ही शांतनु को राहत महसूस होने लगी। उस दिन शांतनु ने पेट भर खाना खाया और आराम से सोया। अश्विन की वापसी की ट्रेन 1 हफ्ते के बाद की थी। तब तक अश्विन को नंदिनी के घर पर ही रुकना पड़ा। अब शांतनु भी ठीक हो चुका था और वो ड्यूटी पर वापस जा चुका था। तभी एक रात अचानक शांतनु बदहवासी में घर वापस आया। वह सीधे नंदिनी के पास गया और नंदिनी से बोला, नंदिनी, वो माला। क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? वो माला आज स्वदेशी आंदोलनकारियों से हुई एक झड़प में ना जाने कहां टूटकर गिर गई। शांतनु की इस बात ने पूरे घर में खौफ पैदा कर दिया। परिवार के सभी सदस्य अश्विन की ओर देखने लगे। अश्विन ने उन सभी से कहा, पिताजी ने मुझे केवल एक ही माला दी थी। मैं वापस जाकर दूसरी माला ला सकता हूँ, लेकिन वापसी के लिए ट्रेन 3 दिन बाद है। ठीक है, जब तक माला नहीं मिलती मैं सोऊंगा नहीं। उस रात के बाद से डर के मारे शांतनु रात भर नहीं सोया। अब उसे सोए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे,
लेकिन आज रात नींद शांतनु पर हावी हो गई और उसे अपने आगोश में ले लिया। शांतनु गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद शांतनु के शरीर पर खरोंचे और चोट के निशान उभरने लगे। उसके बगल में ही सो रही नंदिनी शांतनु की कराह सुनकर जाग गई। नंदिनी ने जब बैक साइड लैंप जलाया तो देखा कि शांतनु के शरीर पर बहुत चोटें लगी हुई है। वो ये देखकर बहुत घबरा गई। नंदिनी ने मदद के लिए घर वालों को पुकारना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। नंदिनी का शोर सुनकर परिवार के सदस्य उसके कमरे में भागकर आ पहुंचे। उन सभी के चेहरों पर घबराहट और डर की झलक थी। नंदिनी ने शांतनु को जगाने की कोशिश की, उसे हिलाया और उसका नाम पुकारा, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसके घाव लगातार खराब होते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पर लगातार हमला कर रही हो। तभी वहां अश्विन भी पहुंच जाता है। शांतनु के घाव गहरे होते जा रहे थे। नंदिनी अश्विन को देखते ही उसके पैरों पर जा गिरी और अपने पति को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। कुछ देर सोचने के बाद अश्विन ने कहा, ठीक है, मेरे पास एक उपाय है जिससे मैं आपके पति की जान बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त यह है कि चाहे धरती ही क्यों ना फट जाए, आप लोग हम दोनों के शरीर को किसी भी हालत में नहीं छुएंगे। और ये कहते हुए अश्विन शांतनु के ठीक बगल में लेट गया। अश्विन ने नंदिनी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पति को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। शांतनु के बगल में लेटते ही अश्विन ने योग निद्रा के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अश्विन शांतनु के सपने में था। वह लंदन की सड़कों में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे शांतनु कहीं नजर नहीं आ रहा था। अश्विन शांतनु की खोज करते हुए उसी कॉटेज में चला गया जहां नंदिनी और शांतनु ठहरे हुए थे। उसी कॉटेज के कमरे में हेनरी अपनी मंगेतर ग्रेस के साथ रुका था। अश्विन ने आगे देखा कि एक रात ग्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद से हेनरी का कत्ल कर दिया और वहां से चुपचाप निकल गई। अश्विन ने देखा कि ग्रेस वहां से भाग रही थी कि तभी उसकी हेयर पिन गिर जाती है। तब से हेनरी की आत्मा ग्रेस को ढूंढ रही थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद शांतनु और नंदिनी ठीक उसी कमरे में रहने के लिए आते हैं। अश्विन ने देखा कि ग्रेस की हेयर पिन नंदिनी को मिल जाती है। उस हेयर पिन को नंदिनी के बालों में लगा देखकर हेनरी की आत्मा नंदिनी को ग्रेस अपनी मंगेतर समझ बैठती है और तब से वो नंदिनी के साथ ही रहती है। अश्विन को इन सब के पीछे का कारण अब पता चल चुका था, लेकिन उसे अभी तक शांतनु कहीं नहीं मिला था। तभी अश्विन कॉटेज में बने एक तहखाने में जाता है। वो देखता है कि यहाँ शांतनु बेहोश पड़ा हुआ है। उसके इर्द गिर्द तेल बिखरा हुआ था। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई शांतनु को जलाकर मारने की तैयारी कर रहा हो। तभी एक चिंगारी हवा में उड़ती हुई फर्श पर आ गिरी और देखते ही देखते पूरे कमरे को आग की लपटों ने अपने घेरे में ले लिया। इधर नंदिनी और शांतनु के माता पिता ने देखा कि जिस बेड में शांतनु और अश्विन लेटे हैं उसमें आग लग गई है। वो आग को देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन अश्विन ने उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे शरीर को आप लोग छुएंगे नहीं। इस वजह से वो उनके शरीर को हाथ नहीं लगाते। इधर अश्विन का दिमाग तेजी से चलने लगता है। वह हेनरी का हाथ पकड़ते हुए मंत्र जपने लगा। हेनरी लगातार चीखता हुआ अश्विन को मार रहा था। अश्विन के शरीर पर उस मार से बहुत चोट लग रही थी, लेकिन अश्विन ने हेनरी का हाथ नहीं छोड़ा। तभी हेनरी ने अश्विन को एक और धकेल दिया और उसने शांतनु को उस ओर फेंकने की कोशिश की जिस ओर आग लगी हुई थी, लेकिन अश्विन ने हेनरी के पैर में एक लात मारा और उसे गिरा दिया। उसके ऐसा करते ही घर पर पड़ा शांतनु का शरीर बिस्तर से गिर गया। अब जल रहे बेड के ऊपर अश्विन ही बचा था। इधर अश्विन के ऊपर हेनरी का शैतान हावी हो रहा था। वो उसके ऊपर बैठा उसका गला दबा रहा था कि तभी अश्विन के हाथ जलती हुई लकड़ी लग जाती है और अश्विन सीधे उस जलती हुई लकड़ी को हेनरी की आंखों में घुसा देता है। जैसे ही हेनरी की आंखें जली उसने अश्विन का गला छोड़ दिया। मौका पाते ही अश्विन ने हेनरी को आग में धकेल दिया, जिससे एक भयानक आग भड़क उठी और उस आग में हेनरी की आत्मा जलकर खाक हो गई। अश्विन भी अब अपने शरीर में वापस पहुंच चुका था। वो जलते हुए बिस्तर पर तेजी से उठा। इस वक्त अश्विन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। अश्विन को नंदिनी ने सहारा दिया। अश्विन ने नंदिनी से कहा, मैंने आपसे वादा किया था, आपके लिए मैं किसी भी शैतान से लड़ सकता हूँ। अश्विन की बातें सुनकर नंदिनी उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। अब सब कुछ सही हो चुका था। शांतनु और नंदिनी को हेनरी की आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी थी।
कुछ दिनों के बाद आज अश्विन बनारस वापस लौटने के लिए तैयार था। नंदिनी के पास जाकर अश्विन ने कहा, आपके पास जो एक हेयर पिन है जो आपको होटल में मिली थी उसे मुझे दे दीजिए। अश्विन के इस तरह हेयर पिन मांगने पर नंदिनी और बाकी के घर लोग हैरान हो जाते हैं। अश्विन ने वहां से जाते हुए सभी से कहा, किसी भी अनजान वस्तु को यूं ही अपने पास नहीं रखना चाहिए, ना जाने आप उसके साथ अपने घर में किसे ला रहे हो। तभी घर की फोन की घंटी बजी। नंदिनी ने फोन रिसीव किया। उसने अश्विन की ओर देखते हुए कहा, अश्विन, तुम्हें पिताजी ने जल्दी घर आने को कहा है। नंदिनी की बात सुनकर अश्विन मुस्कुराता है और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।